बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रेवोल्यूशन और मैं आपके साथ इरफान तिलगामी। नाजरीन, अगर हम बात करें पॉलिटिक्स के हवाले से तो आज हमारे साथ ज़िला बारामूला की एक मशहूर हस्ती एडवोकेट ओमान बशीर मौजूद है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद दिन कबल इनको एडिशनल स्पोक्स पर्सन जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस का बनाया गया है। हालांकि अगर हम ओमान साहब की बात करें तो ओमान साहब से लोगों को काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता है, क्योंकि अगर हम देखें तो 24/7 हमेशा ये लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। बहरहाल डायरेक्टली हम बात करेंगे आज एडवोकेट ओमान साहब से और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इनका नज़रिया है अगर हम पीसी की बात करें। क्योंकि अगर हम बात करें हालिया कई एक लीडरों ने, चाहे हम बात करें एनसी के लीडरान की या हम बात करें डीएपी की या कांग्रेस की, तो बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए हैं। प्रेसिडेंट जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन, उन पे कई एक इल्ज़ामात है। उन्हीं के हवाले से आज हम एडवोकेट ओमान बशीर से बात करेंगे। सबसे पहले ओमान साहब, आपका खैर मकदम है कश्मीर रेवोल्यूशन। शुक्रिया इरफान साहब। ओमान साहब, सबसे पहला सवाल आपसे मैं ये करूंगा सर, अगर यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें चाहे हम पीडीपी की बात करें, तो क्या कुछ आपको नया लगा पीसी में कि आपने पीसी का ही दामन थामा? देखिए, एक चीज़ है कि जब आप कन्वेंशनल पॉलिटिक्स देखते हैं, जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट्स देखते हैं, जब आप पीडीपी की हुकूमतें देखती है, जब आप बाकी गवर्नमेंट्स देखते हैं जिन्होंने ऑलरेडी हुकूमत की हुई है, यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आएगी। पहले तो आपको सियासत नज़र आएगी जिसमें पहले बाप था बेटा है। देखिए, अगर आप देखेंगे ये डुओ कॉम्बिनेशन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कितनी जगहों पे है, आप देख सकते हैं फारूक अब्दुल्ला के साथ उमर साहब आए हैं, और आप देख सकते हैं आपके मोहम्मद अकबर लोन के साथ हिलाल अकबर लोन आए हैं। आप देख सकते हैं आपके क्या इनका नाम है, जो आपके सलमान सागर साहब है, वो है आपके अली मोहम्मद सागर साहब के बेटे। सो ये जो हायरार्की है, मेरे ख्याल से मेरे जो वालिद साहब थे वो पॉलिटिशियन नहीं थे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी इंसान का फ्यूचर सिक्योर है ऐसी पार्टी में जहाँ पे इनहेरिटेंस को आप बढ़ावा देते हैं, और ऑलरेडी इनहेरिटेंस है इन पार्टीज़ में। इसके बाद आप देख लीजिए पीडीपी उठा के एक आउटसाइडर जो कि भाई हैं किनके, महबूबा जी के, और बेटे हैं मुफ्ती साहब के, उनको आके बनाया जाता है टूरिज़्म मिनिस्टर बाहर से। दिस इज़ समथिंग जो प्रोपेल किया जाता है, इनको प्रोपेल किया जाता है टू ए पर्टिकुलर पोजीशन डायरेक्टली। लेकिन ऐसा कुछ हमारी पार्टी में आप देख लीजिए पीसी में नहीं है। आपको देख लेंगे, आपको एक डाइवर्सिटी नज़र आएगी, हर एक को मौका नज़र आएगा देते हैं सजाद साहब। और सजाद साहब की एक ये अपनी एक आइडियोलॉजी है कि वो ऑन मेरिट्स डिसाइड करते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसको कहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, कहाँ पे नहीं अपॉइंट करना चाहिए। देयर इज़ नो इनहेरिटेंस इन आवर पार्टी। मुझे आप एक एग्जाम्पल दिखाइए, कहीं पे नहीं मिलेगी, क्योंकि हम बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी पे, हम बिलीव करते हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी पे, हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जो भी काम करे। तो हमारा जो पाथ है दैट इज़ प्रीटी मच स्ट्रेट ए डेमोक्रेटिक पाथ। उनका जो पाथ है वो इनहेरिटेंस का पाथ है कि यू नीड टू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड टू गो इनटू द पॉलिटिक्स एंड रीच टू ए पर्टिकुलर पोस्ट। वो इस पार्टी में नहीं है। उस हिसाब से बहुत ही क्लीन पार्टी है। उस चीज़ ने मुझे पर्सनली प्रॉम्प्ट किया सजाद साहब की तरफ जाने के, बिकॉज बीइंग एन इंटेलेक्चुअल एंड ए पर्सन जो बिलीव नहीं करता है कि बाप के बाद बेटे का ही चांस है, बाप के बाद बेटी का ही चांस है, नहीं, जो भी एलिजिबल है, जो भी मेरिट पे डिजर्व करता है, उसको लाते हैं सामने। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि खानदानी राज जो है वो यहाँ पे पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने ख़त्म किया। हम नहीं चाहते यहाँ पे खानदानी राज। ठीक है, अगर हम इंटरनल पॉलिटिक्स की बात करें, हमारी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स की, आप खानदानी राज नहीं देखेंगे, कोई भी खानदानी राज नहीं, किसी की सिफारिश नहीं चलती। सबका जो आप हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडीज उठा के देखिए, किसी का बेटा, भाई, बहन, ऐसा कोई भी पोस्ट हमारी पार्टी में नहीं है जो किसी को भी मिले। हम खानदानी राज के प्योर खिलाफ है, क्योंकि घर में बैठ के आप एक बिजनेस एंटिटी बनाते हो पॉलिटिक्स। क्या किया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने? उन्होंने एक बिजनेस एंटिटी बनाया था ये पॉलिटिक्स। एक घर में बैठे थे, किचन कैबिनेट होती थी, वो डिसीजन लेते थे, वही बाहर एग्जीक्यूट होते थे। मुझे बताइए कि कोई भी एक आम शख्स किसी भी गवर्नमेंट डिसीजन का पार्ट नहीं होता था जब पिछली गवर्नमेंट होती थी। लेकिन अब जब डाइवर्सिटी हमारी पार्टी ने दी है, दैट वी आर गिविंग यू द डाइवर्स पीपल फ्रॉम एवरी फील्ड, ठीक है, फॉर टेकिंग द डिसीजंस ऑफ योर फ्यूचर, तो मेरे ख्याल से दैट इज़ अ बेटर थिंग। बेटर फ्यूचर उसमें दिख रहा है, और बेटर फ्यूचर उस खानदानी राज में नहीं था। चलिए सर, आपने खानदानी राज तो ख़त्म किया, लेकिन कई एक इल्ज़ामात आप पे हैं। अगर हम बात करें तो कई एक जो बाकी पार्टियां, मुखालिफ पार्टियां, वो इल्ज़ाम लगा रही है कि सज्जाद लोन जो है वो मोदी के साथ मिला हुआ है, यानी कि भाजपा के साथ बिल्कुल ये लोग मिले हुए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए सर, पहली बात, हम कभी फुल गवर्नमेंट में आए नहीं हैं, हमने कोई कोलिशन अब तक की नहीं है किसी के साथ।
लेकिन अगर हम पास से देखें तो हम अपना प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो उसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे बताइए आप, फारूक अब्दुल्ला साहब के खिलाफ एलिगेशंस है कि उन्होंने इतना बड़ा स्कैम किया है 50 करोड़ रुपीस का, जिसमें डायरेक्ट अकाउंट ट्रांजैक्शन भी है, डायरेक्ट कैश ट्रांजैक्शन भी है, बहुत ही क्लियर कट सा केस है और वाइट कॉलर क्राइम है, इकोनॉमिक ऑफेंस। अभी तक वो कभी अरेस्ट नहीं हुए। मुझे बताइए, बीजेपी की 8 साल की सरकार बराबर होने को आ रही है, अभी तक फारूक साहब के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मुझे बताइए, उस हिसाब से आपको फारूक साहब मोदी के क्लोज है कि आपके सजाद साहब मिल, ऐसी इम्यूनिटी जिसको बीजेपी ने दी हुई है कि आप कुछ भी करो, आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। यू डू एनीथिंग, वो कुछ भी करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं, उनके साथ कोई कुछ भी नहीं करता। मुझे बताइए, सजाद साहब अब क्लोज है फारूक साहब के कि फारूक साहब क्लोज है किनके? सजाद साहब क्लोज है बीजेपी के कि फारूक साहब क्लोज है बीजेपी के? आप हो गई एक बात। 2002 लीजिए, किनकी गोद में खेलते थे उमर साहब? अपना सियासी कैरियर अगर उन्होंने स्टार्ट किया है, वो उन्होंने स्टार्ट किया है बीजेपी से। 2002 में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रहे हैं हमारे उमर साहब, और 2002 राइट्स के बाद भी उन्होंने मिनिस्ट्री नहीं छोड़ी, कंटिन्यू की। अब मुझे बताइए, वो क्लोज हैं कि हम क्लोज हैं? बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ एडवोकेट उमान साहब, अगर हम बात करें न्यू लैंड लॉज की, तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने परसों ही एक सर्कुलर निकाला है जिसके मुताबिक तकरीबन गुलमर्ग में जो भी होटलियर्स हैं जो कश्मीर के रहने वाले हैं, उनको ये बताया जा रहा है कि आप ज़मीनें खाली कीजिए, क्योंकि इनकी लीज़ जो है वो एक्सटेंड नहीं की जा रही है। अगर हम देखें, हाई कोर्ट ने भी उस हवाले से कहा था कि इनको लीज़ एक्सटेंड जो है वो की जाए। लेकिन अगर हम देखें, कल भी एक स्टेटमेंट सामने आया कि तकरीबन जो 60 होटल्स हैं उनमें से तकरीबन 58 की लीज़ जो है वो ख़त्म हुई है। तो इस हवाले से पीसी क्यों चुप बैठी है? आप लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं? पहला जो बयान आया वो सजाद साहब की तरफ से आया। उन्होंने इसमें 2 एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, एक्ट ऑफ 1960 और आज का एक्ट जो इन्होंने पास किया। मैं आपको दोनों का हवाला देता हूँ, एज ए लॉयर भी देता हूँ, एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ पीसी भी देता हूँ। पहला बयान सजाद साहब का आया था, चुप कोई नहीं था। ही सेड कि लॉज इन कश्मीर अबाउट द लैंड राइट्स आर नॉट एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो उसका मतलब है कि जो रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में लॉ है, आप किसी को प्रॉपर्टी देते हैं, फिर आप उसको परमानेंट 2 बेसिस पे बनाते हैं, या तो आप लीज एक्सटेंड करते हैं, या अगर लीड एक्सटेंड नहीं करते तो उसको देते हैं ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, ऑन प्रीमियम बेसिस, तो उनको पैसे आगे आगे देने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे आप रिन्यूअल पे बार लगा रहे हैं इस एक्ट की वजह से, दैट इज देयर, वो एक गलत बात है। इफ वी आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडिया by abrogation of article 370 we merged with the rest of the India, then you have to keep the uniformity in laws. अगर कोई चीज़ आपके कहाँ पे है, बाहर किसी स्टेट में है, वही J&K में भी होनी चाहिए। On this our party stand is very clear, but there is second thing about it. 1960 में लॉ आ गया कि हम जी दे सकते हैं लैंड ऑन द लीज बेसिस टू द पर्टिकुलर बिजनेस एंटिटीज और द इंडिविजुअल्स इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, नाउ 1978 में पहली बार ये लॉ एप्लीकेबल हुआ जब ओपन हो गई विंडो, किसके लिए? ये लीज देने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाली गई, एंड इट वाज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम चीफ मिनिस्टर वाज शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब। उस टाइम पे सेक्शन 4 1960 एक्ट का बोलता है दैट यू कैन गिव लैंड टू द आउटसाइडर्स फॉर द बिजनेस, फॉर अगर किसी के पास ट्रस्ट या सोसाइटी है, यानी कि स्कूल बनाने के लिए, कॉलेज बनाने के लिए, बट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द गवर्नमेंट। फर्क ये थी कि तब भी ओपन रखा इन्होंने, लेकिन ठप्पा किनको मार रहा है? गवर्नमेंट को। तब भी ओपन था आउटसाइडर्स के लिए, अब भी ओपन है। जो रिन्यूअल का इशू है, दैट बीजेपी इज डूइंग रॉन्ग, दे हैव टू टेक इट बैक, उनको रिन्यू करने चाहिए। और नॉट ओनली दे हैव टू रिन्यू, अगर हो सके तो ऑन सब्सक्रिप्शन और ऑन प्रीमियम बेसिस दे शुड एक्सटेंड दिस लीजेस। लेकिन बाहर के लोगों को यहाँ पे लैंड लीज पे लेना 1999 ईयर्स का, दैट इज ऑलरेडी इन 1960 एक्ट। एट फर्स्ट टाइम दैट वाज एक्सरसाइज्ड इन 1978। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसमें दोनों ऑन द सेम पेज। तो एडवोकेट उमान साहब, बहरहाल इस पे मजीद भी बात होगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर इलेक्शन हुए, चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो, तो पीसी को आप कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको सीधी बात बताता हूँ, हम आज की पार्टी नहीं है। आर एग्जिस्टेंस इज फ्रॉम लास्ट 40 ईयर्स। हमारी एग्जिस्टेंस जो है लास्ट 40। हम इससे पहले भी इलेक्शन लड़ते थे, लोन साहब लड़ते थे इससे पहले भी इलेक्शन। उसके बाद रिगिंग हो गई 1987 में, तो वी वेर फाइटिंग विद पीपल जिन्होंने की रिगिंग की इस स्टेट में। ठीक है, उसके बाद जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आए तो सजाद साहब ने दिखा दिया
कि वो किस कैलिबर के लीडर है जब उन्होंने हंदवारा भी जीती और कुपवारा भी जीती। उसके बाद सजाद साहब की जो आइडियोलॉजी थी, सजाद साहब का जो अपना एक इंटेलेक्चुअल है, उसके पीछे पीछे बाकी लीडरान भी आए। उसकी वजह से हमारा वोट शेयर जो है वो बहुत ही बढ़ गया। उसके बाद हमने पार्लियामेंट्री फाइट किया। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में हमारा वोट शेयर 2nd नंबर पे रहा वैली में। मुझे बताइए, आई काउंट माई सेल्फ इन टॉप कंटेंडर्स ऑफ दिस स्टेट, टॉप पॉलिटिकल कंटेंडर्स ऑफ दिस स्टेट। बट व्हाट हैपेंड इन रीसेंट डीडीसी इलेक्शंस? हाँ, तो पीसी क्यों पीछे रही? पीसी पीछे नहीं रही। वी लॉस्ट वन ऑफ द सीट्स इन द्रगमुला बाय 45 वोट्स, जिसमें 210 वोट वैलिड नहीं डिक्लेयर किए गए, इनवैलिड डिक्लेयर किए गए। और ये जो पैसिवनेस थी कि निशान चेंज करने नहीं दिए किन्होंने, इलेक्शन कमीशन ने, बाकी चीज में, वो जस्ट लॉस बाय 45 वोट्स। और हमने जिसको सपोर्ट किया शी लॉस बाय 45 वोट्स। उसमें सबसे यही कि पहले 50 हमने इलेक्शन डिप्टी कमिश्नर साहिब को हमने एप्लीकेशन दे दी कि 58 वोट्स है, वो तो कहीं पे दिख ही नहीं रहे हैं, तो इसकी रिकाउंटिंग की जाए। 210 वोट्स उसमें है, इनवैलिड है। और अब उसमें उसके बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी हमने 45 वोटों से हारा है, कोई बड़ा मार्जिन नहीं है। तो मेरे ख्याल से वी सी आवरसेल्व्स, और निशान जो था वी वर सपोर्टिंग समथिंग एल्स, क्योंकि हमें निशान चेंज करने नहीं दिए गए। उस चीज़ की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को वोट करने में आई। तो वो हमारी हार नहीं है। और जिन्होंने वो इलेक्शन जीता वो उसी दिन शाम को आया, नथिंग टू टेक विद द नेशनल कॉन्फ्रेंस और एनीबडी एल्स। अब आप करते हैं हाजन की बात। हाजन इज द बेस्टन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो बेस्टन रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस फिनिश्ड एट नंबर 3 आउट देयर। उसमें नंबर 3 पे आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खत्म किया। वी वर एट नंबर 2, और वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा बेस्टन नहीं है। वी वर एबल टू रीच द मार्जिन ऑफ द बेस्ट पार्टी आउट देयर। सो दीज आर द पॉजिटिव साइंस फॉर अस, एंड आई थिंक वी आर इन द गुड पोजीशन टू विन द सीट्स व्हेन इट कम्स टू द कंपाइल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। जब आएंगी कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसे, ये हमारी वीक एरियाज में हम इतना कुछ कर पाए, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेशंस, एंड वी मस्ट टेक इट ऑन द पॉजिटिव नोट। तो सर बहरहाल ये बातें भी होती रहेंगी, लेकिन सबसे अहम मुद्दा अगर हम देखें यहाँ के नौजवानों का है। जो नौजवान पिछले कई सालों से जेलों में बंद पड़े हैं, बिल्कुल उनको बंद रखा गया। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक लॉ है PSA, पब्लिक सेफ्टी एक्ट, तो इस हवाले से भी कई एक बार आपने आवाज़ उठाई, PC के कई एक लीडरान ने आवाज़ उठाई। लेकिन एडवोकेट ओमान साहब, क्या आपको नहीं लगता है उनको एमनेस्टी देनी चाहिए जो नौजवान कई सालों से बंद है? देखिए, मेरे ख्याल से हम पहली बार कब आया था, 1985 और 88 में आया था PSA। पहली बार 78 में आया था एक्चुअली। उसमें यह था कि नेशनल एंटी स्टेट जो एक्टिविटी करेगा ही विल बी स्लैप्ड विद द PSA ना। उसके बाद 78 के बाद 88 में इन्होंने ऐड कर दिया स्मगलर्स भी, और उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दिया 1988 के बाद, ताकि रिगिंग हो गई थी, दे स्टार्टेड यूजिंग द सेम लॉ अगेंस्ट देयर पॉलिटिकल कंटेंडर्स। जो भी सियासी तौर पे इनका दुश्मन था उसके खिलाफ PSA लगाओ। चलिए मैं मानता हूँ साहब, आपके 20,000 आपने लगाए हैं PSAs, किसी पे 10-10, 15-15, 20-20 PSAs लगाए हैं अब तक। इन्होंने ही नेशनल कॉन्फ्रेंस दे ब्रॉट दिस लॉ, इन्होंने ही मिसयूज स्टार्ट कर दिया करना। इन्होंने ही, इन लोगों ने ही, जब ये मिसयूज स्टार्ट कर दिया, मिसयूज हो गया ये लॉ, इसको ये एक इंस्ट्रूमेंट बन गया। फॉर एग्जाम्पल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP 2 पार्टियां थी। 2002 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो किसी को अखाड़े में आने ही नहीं दिया। किस वजह से आने नहीं दिया? जो भी खड़ा था, हो रहा था, जिसका भी पॉलिटिकल फ्यूचर विजिबल था, उसको PSA लगा के अंदर डालते थे। जो भी कहीं पे आता था सामने टू कंटेस्ट अगेंस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको उठा के जेल में डाल दो। बच्चे खराब हो गए, घर खराब हो गए, जिनके बाप जेलों में पड़े रहे उनके बच्चे पढ़ नहीं पाए, डेस्टिट्यूशन पे आ गई उनकी वाइफ्स। कितने खानदान खराब किए इस J&K के इन लोगों ने, और 99% केसेस कश्मीरियों के खिलाफ। मुझे बताइए, एंटी स्टेट एक्टिविटी में क्या सिर्फ कश्मीरी हो सकता है? किसी और साइड का नहीं हो सकता? क्या आपने 20,000 में से 19,999 20,000 में से 19,999 कश्मीरियों के खिलाफ ही लगाए हैं PSAs? और आज की बात जो आप एमनेस्टी की बात करते हैं, सरकार की एमनेस्टी, मुझे लगता है एमनेस्टी मिलनी चाहिए। After abrogation of Article 370, we must let people to come in this environment of reformation, जहाँ पे वो सोचे हमें क्या करना है, हमारी बेहतरी किस में है। और मुझे लगता है ऐसे लॉज मॉडर्न सोसाइटी में अच्छे नहीं लगते। इनको आना, ऐसे लॉ को आना ही नहीं चाहिए था,
क्योंकि मिसयूज स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये लॉ आने की परमिशन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दे दी। और मेरे ख्याल से इसमें जो पूरा का पूरा 100% जो सफरिंग्स है इन 20,000 लोगों की, वो सब का सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाता है। और हिस्ट्री विल रिमेंबर दिस एज वन ऑफ द डार्केस्ट फेज इन द JNK's हिस्ट्री, बिकॉज ये जो हुकूमत आई, ये जो इन्होंने रिगिंग करवाई, फिर वो PSA जैसे लॉ से हैंडल करवाई, जेल से हैंडल करवाई, बंदूक से हैंडल करवाई, वो चीज़ें उनको जस्टिफाई करवाया बंदूक से, वो जो चीज़ें हैं वो हमें देखनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ में इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों पे ये कानून बिकॉज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर लगा है, और कितने लोगों पे ये कानून एप्लीकेबल हो गया है बिकॉज दे वर द पॉलिटिकल कंटेंडर्स ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। दैट इज़ द वन ऑफ द थिंग्स दैट विल शो अस हाउ दीज लॉज आर बीइंग मिसयूज्ड, और इस लॉ में तरमीम या अगर इसको वापस लेना है किन बेसिस पे लेना है। देयर मस्ट बी अ रीज़न एस्टैब्लिश्ड, और वो रीज़न हमें तभी मिलेगा जब हम काउंट करेंगे कितने लोगों को ये पॉलिटिक्स की वजह से लगा है और कितने लोगों पे ये कानून लॉ एंड ऑर्डर और नेशनल इंटरेस्ट की वजह से लगा है। अगर कल को PC सरकार में आती है तो क्या आप इसको हटाएंगे? देखिए, वी आर वेरी ट्रू अबाउट इट। हम बहुत ही साफ सुथरे बंदे हैं, हम सीधे सामने बोलते हैं बात। टिल वी आर यूनियन टेरिटरी, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये जुरिस्डिक्शन सेंट्रल का बनता है एज पर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। वी विल नॉट बी हैविंग पावर टू रिपील दिस एक्ट टिल वी आर नॉट हैविंग द स्टेटहुड रेस्टोर्ड। लोग बोल रहे हैं लोगों को हम हटाएंगे, तो वो गलत। देखिए, उमर साहब तो सीधे धोखा दे रहे हैं। देखो, इनको झूठ बोलने की आदत है, ये आज की आदत नहीं है, ये कुछ भी बोल सकते हैं। ये अगर चाहे ये आपको कोई ऐसा वादा देंगे जो पॉसिबल है ही नहीं, होगा ही नहीं। हम सीधे बोलते हैं जब तक हम यूनियन टेरिटरी है, किसी के पास, किसी CM के पास, किसी लेजिस्लेशन के पास पावर नहीं है ये वापस लेने का। इट इज ओनली पॉसिबल इफ वी विल बी हैविंग द स्टेटहुड। ये देखो, ये मुझे बताए भजन ये गाए, डांस ये करे, और दोस्त हम BJP के, PSC ये लाए, लोगों को PSC से बंद ये कराए, और जवाब हम दे। ये जो इनका एट्रीब्यूट है ना, कौन सा एट्रीब्यूट? डुअलिटी का। गारमेंट में एक और गारमेंट से बाहर एक। मैं आपको बता दूं, ऑटोनॉमी का वादा आया, ये आपको भी पता है इरफान साहब, आया। उसके बाद वो ऑटोनॉमी गई कहाँ है? कहाँ वो ऑटोनॉमी? सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस इनकी, ये कांग्रेस के साथ कोलिशन में, यहाँ पे भी सरकार किनकी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की। ऑटोनॉमी क्यों नहीं आई? आपके दोस्त बैठे हैं कांग्रेस वाले बाहर, आपके दोस्त बैठे हैं BJP वाले बाहर, दोनों के साथ आपने कोलिशन किया, आपने अपने एजेंडा में रखा कि वी विल फाइट फॉर स्ट्राइव फॉर टू गेट बैक द ऑटोनॉमी। मुझे बताइए है कहाँ वो ऑटोनॉमी? आई क्यों नहीं? अगर आपने वादा दिया था, आई क्यों नहीं? वैसे ही ये खोखले वादे करते हैं। हम जी 370 को वापस लाएंगे। मुझे बताइए, स्टेट असेंबली 370 को वापस ला पाएगी? हाईएस्ट आपके 80 मेंबर्स है, 85 मेंबर्स है, 86 मेंबर्स आपकी लेजिस्लेशन में होंगे। 3 MPs होंगे, वो ऑलरेडी आपके हैं, जिन्होंने पिछली बार 370 की बात आज से 1 साल पहले की थी। तब से 370 के बारे में इनके MPs ने मुंह कभी पार्लियामेंट में नहीं खोला है। मुझे बताइए, इनके पास तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेंबर्स है, जब वो मुंह नहीं खोल रहे हैं और नए आके क्या मुंह खोलेंगे? बिल्कुल सही बात है। बहरहाल, चूँकि आज सर्दियों का मौसम चल रहा है और आज अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा जो बिजली की कट होती है उससे लोग काफ़ी परेशान हैं। अगर कल को PC की सरकार आती है, चूँकि यहाँ पे जो भी हमारे पावर प्रोजेक्ट्स थे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि PC ने किए, अगर हम देखें जो हमारी पिछली सरकारें थी उन्होंने सीधे उनके पेपर जो है वो सेंटर के हाथ में दे दिए। तो ओमान साहब क्या कुछ करेगी PC बिजली के हवाले से? लेट अस रिमेंबर 2 फैक्ट्स इन दिस। लास्ट टाइम जब उरी 1 बना था तो देवी गौड़ा और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें 88% लाइट सेंटर को जाती है, जिसके 5 बेनिफिशियरी स्टेट है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड न्यू दिल्ली, और 12% हमें मिलती है लाइट। मुझे बताओ, आपको इस एग्रीमेंट में कोई रैशनल नजर आता है? पानी हमारा, रिसोर्स हमारा, तो मुझे बताइए बिजली 88% उनकी कैसे? चलिए छोड़ दीजिए ये चीज़ भी, अब इन्होंने कर दी, क्या बार्गेन हुआ होगा मिनिस्ट्रीज़ में, क्या बार्गेन हुआ होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ बैकडोर चैनलिंग में लिया होगा ताकि इस डिस्प्रपोर्शनेट एग्रीमेंट पे उन्होंने साइन किया। उसके बाद की बात करते हैं। दिल्ली हमसे बिजली खरीदता है
एंड वो अपने बीपीएल वालों को फ्री बिजली देता है। हम अपनी बिजली का डबल कॉस्ट अपने लोगों से लेते हैं। जो जहलम के ऊपर रहते हैं उनसे पहले बिजली वसूल करते हैं। मुझे बताइए ये कौन सा रैशनल है? अगर पीसीआई, आपने बोला अगर पीसीआई, देखिए हमारा बिल्कुल ये साफ है। हम अगर किसी को भी परमिट करेंगे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने की ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पर्टिकुलर हाइडल पावर प्रोजेक्ट, फर्स्ट वी नीड स्मॉल कंपनीज ऑफ J&K, small stakeholders of J&K who will be added in those companies as partners, ताकि इनको एक्सपर्टीज मिले, ताकि उनका छोटा पैसा भी इन्वेस्टमेंट में हो जाए और उनको भी पैसा आए। उसके बाद वो कंपनीज रेडी हो सकती है खुद हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, जिसके लिए हमें आउटसाइड सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए एक स्कीम चाहिए, इसके लिए एक इंटेलेक्ट चाहिए, इसके लिए ऐसे लोग नहीं चाहिए जो बोले कि हम यूनियन टेरिटरी होके भी पीएसए को हटाएंगे। देखो ये झूठ आए हैं बहुत पहले से, अब मेरे ख्याल से लोगों में शोर आया है, लोग आपको देख रहे हैं। उमर साहब क्या बात बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे। इनकी स्पोक्स पर्सन बोल रही थी कि कोई गुपन जमात है। अरे वो गुपन जमात है जो लोगों को इतना झूठ बोलते हैं कि हम पीएसए उठाएंगे यूनियन टेरिटरी होके भी, कि वो है जो बोलता है हमें पहले स्टेटहुड ले आना चाहिए। वो झूठ बोलता है लोगों को कि मैं आपको बिजली दूंगा, जब आपने 88% स्टेट की बिजली बेच दी। कि वो सच बोल रहे हैं कि हमें अपनी जो फर्म्स हैं उनको स्ट्रांग करना चाहिए, उनको एलिजिबल बनाना चाहिए वाटर हाइडल पावर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के हिसाब से, उसके बाद ही हम ये कर पाएंगे। मुझे बताइए आप। बिल्कुल आपकी बात सही है ओमान साहब, लेकिन आखिर पर आपकी क्या मैसेज रहेगी पूरी वादी के लोगों के लिए, खासकर जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए क्या मैसेज होगी? देखिए एक मैसेज तो बहुत क्लियर है, अब समझिए, ये खोखले वादे समझिए। ये जो आपको बोल रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, दोज आर इम्पॉसिबिलिटीज। हर एक की चीज़ के लिए एक प्रोसीजर होता है। हम आपको बोल रहे हैं हम वो प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं हमारे पास मैजिकल वैंड है, हमारे पास जादुई छड़ी है जिससे हम चीज़ें चेंज करेंगे, वैसा नहीं होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने 1987 से लेके आज तक 1 लाख लोगों को कब्रों में पहुंचाया, तकरीबन 1 लाख लोगों को जेलों में भी पहुंचाया। और जो लोग इसमें खराब हुए हैं उनके लिए मैसेज सही नहीं है कि अभी तक हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी रॉन्ग डूइंग्स में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। मैं बोलता हूं लोगों से कि आप भी मांगो कि इन्वेस्टिगेट हो 1987 की रिगिंग और उसके बाद क्या क्या हुआ हमारे साथ। 1991 में याद दिलाना चाहूंगा लोगों को, जब पूरे इंडिया में प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन का प्रोग्राम चल रहा था। हर एक कॉर्नर में इन्वेस्टमेंट्स जा रही थी, हर एक कॉर्नर पे तब जाके सब स्टेट्स जाके अपने स्टेट्स में फैक्ट्रियां ला रहे थे, इंडस्ट्रीज ला रहे थे, प्राइवेट सेक्टर बना रहे थे, और हमारे यहाँ पे गोलियां चल रही थी। वो गोलियां क्यों चल रही थी? वो इसलिए चल रही थी कि 1987 में रिगिंग हुई थी। और उस चीज़ में क्या हुआ? उस चीज़ में हमारे बच्चे पिस रहे हैं आज कि हमारे पास कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं। क्योंकि तब 1990 और 1991 में जब हमारे पास प्राइवेट सेक्टर आना था, उस टाइम पे इन्होंने कश्मीर की बर्बादी कर ली थी। अगर आज किसी बच्चे के पास नौकरी नहीं, उसका हिसाब भी इनसे मांगो, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन को अंदर आने नहीं दिया। ये वही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इवॉल्व नहीं होने दिया, क्योंकि इन्होंने इंडिया के उस टाइम पे, क्रूशल टाइम पे, जब सब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो रहे थे, जब हर स्टेट को अपना हिस्सा मिल रहा था, जब बिजनेस पे से गवर्नमेंट रेगुलेशंस हट रही थी, उस टाइम पे इस स्टेट में इतने हालात खराब किए कि किसी ने भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं माना। तभी इरफान साहब आपके पास भी तभी यहाँ पे कोई बड़ा मीडिया हाउस नहीं है, क्योंकि जब ये इन्वेस्टमेंट्स आ रही थी हम टर्मोइल में थे। और आज भी ये सच है, अगर इसके पास नौकरी नहीं है, मेरे पास नौकरी नहीं है, आपके पास, उसके पास नौकरी नहीं है, ये सिर्फ एक वजह है, क्योंकि इन लोगों ने कभी उस प्राइवेट सेक्टर को आने नहीं है। और इनके पीछे लोग चले कि हमें सरकारी नौकरी दो साहब, हमारे सरकारी नौकरी दो साहब। इन्होंने सब कुछ सिर्फ उस पर बना के रखा। मेरी गुजारिश है ये लोगों के साथ, अब इनकी ये चीज़ें समझें, इनके ये झूठ फरेब
को समझे और इनको वोट देने से पहले ये देखिए कि आपका बाप अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में मिनिस्टर है तो दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस में ओहदेदार है तो दीजिए, अगर नहीं है आप कहीं नहीं पहुंचोगे, कभी भी नहीं पहुंचोगे। ये आप पे हुकूमत करेंगे, गवर्नेंस नहीं करेंगे। गवर्निंग और हुकूमत में बहुत फ़र्क है, रूल एंड गवर्नेंस में बहुत फ़र्क है। उमर साहब को सुनिए, वो बोलेंगे हमारी हुकूमत में, हुकूमतें नहीं है, ये गवर्नमेंट है, गवर्नेंस है, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। ये राजा महाराजा प्रिंस विंस की बात वो आज से बहुत पहले चली गई थी। बहरहाल एडवोकेट ओमान बशीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि हमारे साथ बात कर रहे थे एडवोकेट ओमान बशीर, जो कि एक काफ़ी मशहूर हस्ती है बारामूला की, क्योंकि हमेशा चाहे हम इनके पेशे की बात करें तो उस हवाले से लोग काफ़ी इन्हें चाहते हैं, क्योंकि ये 24 घंटे लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहते हैं और उसके साथ साथ ये एडिशनल स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के। बहरहाल मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए कश्मीर रेवोल्यूशन।